सोचिए, एक नाकामयाब आर्टिस्ट इतिहास का सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर तानाशाह कैसे बन गया। और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर कैसे एक पूरा का पूरा देश उसके पीछे चल पड़ा। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ बेहद चौंकाने वाले शब्दों से। अब पूरे परिवार को खत्म करने का समय आ गया है। ये शब्द किसी और ने नहीं बल्कि एक जर्मन पिता ने अपनी ही पत्नी से कहे थे, ठीक जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था। और हाँ, वो हिटलर का एक कट्टर समर्थक था। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उस खौफ की एक झलक है जो उस वक्त लाखों जर्मन लोगों के दिलों में बसा हुआ था। आप सोच सकते हैं, पिता जिसका नाम हेलमेट था, बदले की कार्रवाई से इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी ही जान ले ली। और उसके बाद उसका बेटा अगले 9 सालों तक अपनी मां के हाथ का बना खाना नहीं खा पाया। उसे डर था कि कहीं उसे जहर ना दे दिया जाए। ये डर, ये खौफ पूरे जर्मनी में फैला हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इंसान की सोच, उसकी विचारधारा इतनी बड़ी तबाही और नाउम्मीदी की वजह कैसे बन गई। इसको समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से यह सब शुरू हुआ, यानी उस शख्स से जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में था। चलिए हिटलर की शुरुआती जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। उसकी जिंदगी महत्वाकांक्षाओं और उतनी ही नाकामियों से भरी हुई थी। सपने तो उसके भी थे, कभी पादरी बनने का सोचा तो कभी एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनने का। लेकिन हुआ ये कि एक एक करके उसके सारे सपने टूटते चले गए। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक हादसे हुए। पहले छोटे भाई की मौत, फिर पिता का साया सिर से उठ गया और फिर मां भी चल बसी। दो बार आर्ट स्कूल से रिजेक्ट हुआ। इन सब ने मिलकर उसे बिल्कुल अकेला और बेसहारा कर दिया। अब वो एक अनाथ था जो वियना की सड़कों पर अपनी पेंटिंग्स बेचकर या छोटे मोटे काम करके किसी तरह गुजारा कर रहा था। और शायद यहीं से उसके अंदर वो गुस्सा और कड़वाहट भरने लगी थी जो आगे चलकर इतनी भयानक साबित हुई। फिर आया पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध ने, आप कह सकते हैं, हिटलर को एक मकसद दे दिया, एक पहचान दी जो उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस मेडल भी मिला। लेकिन जर्मनी की हार ने उसके इस नए मकसद को एक जख्म दे दिया। और यही गुस्सा आगे चलकर उसकी पूरी सोच को, उसकी पूरी आइडियोलॉजी को शक्ल देने वाला था। तो उसने क्या किया? उसने एक कहानी गढ़ी, एक मिथक, जिसे कहते हैं पीठ में छुरा घोंपने का मिथक। मतलब उसका और उसके जैसे राष्ट्रवादियों का मानना था कि जर्मनी जंग के मैदान में नहीं हारा, बल्कि उन्हें तो अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, खास तौर पर यहूदियों, मार्क्सवादियों और नेताओं ने। ये एक बहुत ही आसान बहाना था। लोगों को जो अपमान महसूस हो रहा था उसे गुस्से में बदलने का यह सबसे आसान तरीका था। और यही कहानी, यही मिथक उसके पूरे पॉलिटिकल करियर का आधार बना। तो हिटलर की कहानी तो चल ही रही थी, लेकिन जरा रुककर उस वक्त के जर्मनी को भी देखते हैं। मतलब एक देश जो युद्ध के बाद पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका था। और इस तबाही की सबसे बड़ी वजह थी वर्साई की संधि। इस संधि ने जर्मनी पर इतनी अपमानजनक और मुश्किल शर्तें थोप दी थीं कि वो पूरे देश के लिए एक नासूर बन गई। इसी ने पूरे देश में एक निराशा का माहौल बना दिया था। मतलब ये शर्तें कितनी खराब थीं, इसका अंदाजा लगाइए। जर्मनी को अपना 13% इलाका छोड़ना पड़ा, 10% आबादी चली गई, उनके 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार छीन लिए गए, और ऊपर से 6.6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। जाहिर है इन सब ने मिलकर जर्मनी की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। अब हालत ये हो गई थी कि देश में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। मतलब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पैसे की कोई कीमत ही नहीं रही। हालत ये थी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेला भर के नोट ले जाने पड़ते थे। सोचिए, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी रातों रात मिट्टी हो गई। ऐसे में सरकार और डेमोक्रेसी से उनका भरोसा उठना तो लाजमी था। और इसका नतीजा 1932 आते आते जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार थे। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दर्द और बेचैनी को दिखाता है जो हर घर में थी। लोग इतने हताश हो चुके थे कि उन्हें बस किसी मसीहा का इंतजार था, कोई जो आए और वादा करे कि वो सब ठीक कर देगा। और बस इसी मौके का इंतजार हिटलर कर रहा था। जब देश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब हिटलर ने अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए एकदम सही समय चुना। उसने एक छोटी सी पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ज्वाइन की और फौरन उसका नाम बदल कर रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी नाजी पार्टी। ये उसके पॉलिटिकल करियर की असल शुरुआत थी। उसने अपनी पार्टी को उन लोगों की आवाज बना दिया जो खुद को ठगा हुआ,
बेरोजगार और डरावा महसूस कर रहे थे। और इसका असर देखिए, 1928 में जिस नाजी पार्टी को संसद में सिर्फ 2.6% वोट मिले थे, वही पार्टी सिर्फ 4 साल में 1932 तक 37.3% वोटों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये ग्रोथ हैरान करने वाली तो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक थी। तो उसने ऐसा किया कैसे? देखिए, हिटलर एक जबरदस्त स्पीकर था। उसने लोगों के दिलों में बसे डर और गुस्से को बहुत अच्छी तरह से समझा और इसका इस्तेमाल किया। उसने एक बेहतर भविष्य का वादा किया। अपने जोरदार भाषणों से लोगों को यकीन दिलाया कि अगर वो उसे वोट देंगे तो वो उन्हें इस बुरी हालत से बाहर निकाल लेगा। उसने लोगों को बलि का बकरा भी दिया, यहूदी और वो नेता जिन्होंने वर्साई संधि पर साइन किए थे। तो अब सत्ता उसके हाथ में आने ही वाली थी, और यहीं से शुरू होता है वो दौर जब हिटलर ने धीरे धीरे जर्मनी की डेमोक्रेसी को अंदर से ही खोखला करना शुरू कर दिया। हर सबसे चालाकी की बात यह थी कि ये कोई जबरदस्ती का तख्ता पलट नहीं था, सब कुछ कानूनी तरीके से किया गया। पहला कदम 30 जनवरी 1933 को उसे कानूनी तौर पर चांसलर यानी सरकार का मुखिया बना दिया गया। फिर संसद की बिल्डिंग में एक रहस्यमयी आग लगी। इस आग को बहाना बनाकर उसने सारे नागरिक अधिकार छीन लिए, जैसे बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, सब खत्म। इसके बाद आया इनेबलिंग एक्ट। इस कानून ने हिटलर को सारी ताकतें दे दी। अब वो बिना संसद की मर्जी के कोई भी कानून बना सकता था। और आखिरी कील, उसने नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों पर बैन लगा दिया। बस लोकतंत्र खत्म। अब जब सारी ताकत हिटलर के हाथ में थी तो उसने अपना असली एजेंडा लागू करना शुरू किया। वो थी नफरत की विचारधारा, एक ऐसी सोच जो एक मास्टर रेस बनाना चाहती थी। उसकी दुनिया में लोग बराबर नहीं थे, एक नस्लीय पदानुक्रम था। सबसे ऊपर थे आदर्श लोग, शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यंस, जिनके सुनहरे बाल और नीली आंखें होती थीं। फिर आते थे अवांछनीय लोग, जैसे शारीरिक रूप से अक्षम या उसके राजनीतिक विरोधी। और सबसे नीचे थे दुश्मन यानी यहूदी, जिन्हें जर्मनी की हर मुश्किल का जिम्मेदार ठहराया गया। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये असल में इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़े जुर्म का ब्लूप्रिंट था। और इस सोच को जिंदा रखने के लिए उन्होंने बच्चों को निशाना बनाया। पूरा एजुकेशन सिस्टम एक हथियार बन गया था। लड़कों को सिखाया जाता था कि आक्रामक बनो, मर्दाना बनो, यहूदियों से नफरत करो और हिटलर की पूजा करो। वहीं लड़कियों को सिखाया जाता था कि अच्छी मां बनो, शुद्ध खून वाले आर्य बच्चों को जन्म दो और यहूदियों से दूर रहो। मतलब अगली पीढ़ी के जहन में बचपन से ही जहर भरा जा रहा था। और इस नफरत भरी विचारधारा का नतीजा क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध, होलोकॉस्ट और करोड़ों बेगुनाह लोगों की मौत। उसकी सोच और उसकी जिद ने पूरी दुनिया को इतिहास की सबसे भयानक जंग में धकेल दिया। और आखिर में 1945 में जब बर्लिन चारों तरफ से घिर चुका था तो हिटलर अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। जिस इंसान ने एक पूरे देश को अपने इशारों पर नचाया, वो अपनी ही फैलाई तबाही के बीच अकेले मरा। ठीक उसी तरह जैसे कहानी की शुरुआत में उस जर्मन पिता हेलमट ने दम तोड़ा था। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन सी वजह होती हैं जब एक लोकतंत्र बिखरने लगता है। वो कौन से खतरे के संकेत होते हैं जिन्हें हमें पहचानना चाहिए। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।